नमस्कार मेरे साथियों, मैं विनोद धाकड़ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ पर्यावरण मध्य प्रदेश शिक्षा की क्लास को लेकर। विशेष आपके लिए नोट्स तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें आप देखना न भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मुझे कमेंट में भी बताएं और किस तरीके की आपको पढ़ाई चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई चाहिए आपको। ईवीएस के मैं पेपर बना ही रहा हूँ इस तरीके से। अभी आपके लिए जल्द ही मैं क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगा जो महत्वपूर्ण रहेंगे। हम पढ़ लेते हैं आज चौथा टॉपिक। आज हमारे सामने प्रस्तुत है हमारे प्राकृतिक संसाधन एवं संरक्षण। एक तरीके से देखा जाए तो हेडिंग से ही स्पष्ट है, हमारे प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स क्या हैं और उनका संरक्षण, उनको सुरक्षा किस तरीके से दी जाए कि वो लंबे समय तक बने रहें हमारे साथ में। हमारी भावी पीढ़ी की उम्मीद है यही, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें कि उनके लिए भी बचे रहें। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी भविष्य में हमें कोसे। मेरे दोस्तों, मैंने ये ईवीएस के नोट्स विशेष प्रकार के बनाए गए हैं जिनमें से एमपी टेट के लिए कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं और आगे पढ़ने के लिए। प्रकृति द्वारा प्रदान पदार्थ होते हैं जो मनुष्य उपयोगी हों, मनुष्य के उपयोग में काम आते हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है भाई, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन एक भूमि संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन में। अब इनको देख लेते हैं, क्योंकि भूमि संसाधन है वो सीमित होते हैं। भूमि संसाधन तीन प्रकार के मान लेते हैं, कृषि रहित, भूमि परती और कृषित भूमि। जो कृषि भूमि के अंतर्गत आते हैं वो चारागाह उपयोग आता है, वृक्ष आते हैं, बंजर। देखो भाई, संरक्षण की बात क्यों की जाती है। अगर वृक्ष हैं आप उनको काट दोगे तो भावी पीढ़ी, जो भविष्य की पीढ़ी आएगी, उसके लिए क्या बचेगा। बंजर भूमि रहती है। आपकी बंजर भूमि है, जैसे रेगिस्तान है, उसको आपने गायब ही कर दिया, पूरा रेती निकाल लिया, तो समस्या है। परती भूमि में पहले कृषि होती, अब नहीं। मतलब एक कृषि होती है लगातार, फिर 10 साल 8 साल बाद, कुछ समय बाद जो भूमि होती है वो मतलब उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए वो बंजर हो जाती है, उसे परती भूमि कहते हैं। कृषित भूमि की बात कर लेते हैं। 43% भाग पर भारत में कृषि होती है, मतलब कृषित भूमि है 43%। काफ़ी पहाड़ों से घिरी हुई है, कुछ नदियों से घिरी हुई है, कुछ तालाबों से, जलाशयों से, तो काफ़ी है हमारे पास 43% भूमि। और आगे चलते इसमें सबसे अधिक कृषि पंजाब में होती है, हरियाणा में 80% भाग पर कृषि होती है। बहुत बड़ा बात है, 80% भाग पर हरियाणा में कृषि क्षेत्र है। अभी एक और बात बता दूं, मध्य प्रदेश ने गेहूं के मामले में, मध्य प्रदेश ने गेहूं के मामले में वर्ष 2020 में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। लगातार पंजाब गेहूं उत्पादन में आगे आता था, पर 2020 में गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। आगे चलते हैं, संरक्षण की बात कर ले हम। वन रोपण के अंतर्गत बात कर लेते हैं हम। अति चराई व स्थानांतरण कृषि पर नियंत्रण। भाई जो वन होते हैं, अगर आप स्थानांतरण, मतलब आपने आज इस जंगल में पशुओं को चराया, कल दूसरे जंगल में चराया, तो क्या होता है, छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं पशुओं से। चराई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए जिससे जंगल का बचाव हो सके। एक ये बात महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो मिट्टी की स्वच्छता परीक्षण की जाती है, 2015 में लॉन्च की गई। जल संरक्षण की बात कर लेते हैं हम। ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सिलेक्टेड पढ़ा रहा हूँ, क्या पेपर में आना है क्या नहीं आना है, इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं हमेशा। अगर आपने पूरा किताब ही छाप दी तो वो नोट्स नहीं कहलाता। काफ़ी टीचर ऐसे होते हैं वो 2-4 बिंदु निकालते हैं और टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ऐसा भी नहीं होता। एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे स्टूडेंट की यही विशेषता होती है कि वो ऐसी चीज़ें पढ़ता है जो उसे पता है कि पेपर में आएगी। आप भी भविष्य के टीचर हैं, तो आप, मुझे उम्मीद है आप पूर्णतः टीचर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आपकी खामोशी इतनी है कि जिस दिन टीचर बनेंगे उस दिन अपनी खामोशी को शोर मचाएंगे।
धरातली जल की बात कर लेते हैं, जल में बात आ जाती है तो नदियों, तालाबों और झीलों द्वारा और बर्फ की चट्टानों द्वारा पड़ा हुआ है। भौम या भूगर्भित मतलब भूमि के अंतर्गत जो जल है वो कौन सा है, देख लेते हैं। कृषि सिंचाई में उपयोग आता है वो सबसे अधिक यूपी में 19%, सबसे कम कश्मीर में 1.07 भूमि के अंतर्गत पाया जाता है। संरक्षण हेतु बात कर लेते हैं जल की। भाई बांध बनाओगे आप, वर्षा जल का संरक्षण करोगे, ड्रिप तकनीकी का उपयोग, ड्रिप तकनीक मतलब बूंद बूंद से कृषि की सिंचाई करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भाई ये क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब अपने रहने वाले आवास के मकान में आप छत का पानी साल भर के लिए आप नीचे स्टॉक कर लेते हो आप टंकी में, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाई जाती है। वो शुद्ध जल होता है वर्षा का, उसी को रख लेते हो आप, कीटाणु उसमें नहीं पड़ते हैं, उसी को आप पूरी साल भर पीते रहते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, काफ़ी जगह लग रही है ये, बड़ी सिटियों में खासकर मुंबई जैसे शहरों में उपयोग की जाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आगे चलते हैं। बांध है, तालाब हैं, पोखर हैं, ये क्या है, जल संरक्षण के उपयोग हैं। राष्ट्रीय जल नीति की बात करें, सबसे पहले 1987 में बनी थी, 2002 फिर 2012 में बनी। ये भारत की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की नहीं। अटल भूजल योजना की बात कर लेते हैं, 2019 में बनी, क्योंकि करंट वाला भी क्वेश्चन एक तरीके से 2019 में नोटिफिकेशन भी आया, इसलिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये भूमि जल से संबंधित है। भूमिगत जल को ऊंचा उठाना मतलब जो स्तर है बहुत नीचे चला जा रहा है, कृषि की सिंचाई हो रही है, दोहन हो रहा है पानी का काफ़ी मात्रा में। आजकल ट्यूबवेल लग गए हैं हर घर में, जेड लग गए हैं, गांव गांव तक लग गए हैं, तो बहुत बर्बादी हो रही है पानी की। पानी का बचाना चाहिए, शेविंग करनी चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अटल भूजल योजना लॉन्च की गई। महासागरीय संसाधनों की बात कर लेते हैं, जो महासागर में पाए जाते हैं या ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। खनिज पाए जाते हैं और जैविक पाए जाते हैं। खनिज में बात कर लेते हैं, खनिज क्या क्या है, कोबाल्ट है, निकिल है, लेड है मतलब लोहा है, तांबा, धातु है, पेट्रोलियम, मोती, शैवाल, ये समुद्र के अंतर्गत खनिज पाए जाते हैं। जैविकता की बात कर लेते हैं तो क्या पाया जाता है समुद्र के अंतर्गत, पादप, प्लवक, प्राणी प्लवक, जल कृषि, मत्स्य पालन, ये जल के अंतर्गत पाए जाते हैं। संरक्षण इसका कैसे होगा, सौर ऊर्जा तकनीकी द्वारा जल शुद्ध किया जाए, इलेक्ट्रो डायलिसिस तकनीकी द्वारा जल का शुद्ध किया जाए। तो इससे क्या होगा, ये इन जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऊर्जा संरक्षण की बात कर देते हैं। उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अभी ऊर्जा संरक्षण की बात कर लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। परंपरागत में क्या होता है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, ये होती है। मतलब इसको परंपरागत एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ये जो नष्ट हो जाता है एक तरीके से। गैर परंपरागत, सौर ऊर्जा अनलिमिटेड है, पवन ऊर्जा कोई नुकसान ही नहीं है, बायोगैस, ज्वारी, परमाणु और जल विद्युत, इन सारी चीज़ों की ऊर्जा का आप उपयोग करोगे तो ये नष्ट नहीं होने वाले, चक्रीय क्रम है। सौर ऊर्जा सूर्य से कितनी आती है, कोई बात वाली बात ही नहीं है। संरक्षण की बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों की उपयोग करना चाहिए, ऊर्जा बचत ऑटोमेटिक होगी। आप हर जगह एक व्यक्ति है 4 व्हीलर लेके जा रहा है, भाई कहीं ना कहीं पेट्रोलियम की नुकसान हो रहा है, कोयला, पेट्रोलियम नुकसान हो रहा है। आप 4 लोग जा सकते हो 4 व्हीलर में बैठ के, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हो। मेरे साथियों, ये संरक्षण वाली बात हुई प्राकृतिक संरक्षण की। अगर आपको MP-TET 2020 के संपूर्ण नोट्स चाहिए तो 8103473146 पर संपर्क करें, या इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, इसी पे आप कमेंट करके हाय लिखकर मुझे भेज सकते हैं क्या आपको नोट्स चाहिए। जय हिंद मेरे साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को और भी मित्रों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।